मैं हूँ कुर्बान बलोच। नाज़रीन, हालांकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन का सिलसिला मुल्क में जारी है और इस्लामाबाद में भी ये सूरत हाल है। मैं भी काफ़ी दिनों से स्टूडियो से ही प्रोग्राम कर रहा था, लेकिन आज मैंने क्या सोचा, बच्चों ने आखिर बेजार होके किया कि अब बहुत हो गया, थोड़ी देर के लिए कोई पार्क तो चले, किसी से मिलेंगे नहीं, हाथ नहीं मिलाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, लेकिन थोड़े से कोई नेचुरल कोई व्यू भी देखें। तो आज मैंने सोचा कि ठीक है, बच्चों के साथ पार्क भी जा रहा हूं तो प्रोग्राम भी वहां से करूंगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक भी दें। तो मैं बात ये कर रहा था कि इस्लामाबाद में काफ़ी अरसा हुआ जर्नलिज्म करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और ये भी देखा है कि इदारों के दरमियान जो टग ऑफ वार है उसकी वजह से मंसूबे किस तरह तबाही का शिकार होते हैं, किस तरह मिलियंस बिलियंस रुपीज़ डूब जाते हैं कौम के। और उसकी वजह ये होती है कि कुछ इदारों को कहीं फ़ायदा देना है, किसको नहीं देना, किसको अपने ज़ात के लिए फ़ायदा उठाना है। तो इस पे मैं ज़िक्र करूँगा और मैं इस हवाले से आज जो कहानी आपको सुना रहा हूँ, किस्सा, वो है वज़ारत आबी वसाइल और इरसा में झगड़ा। अब ये झगड़ा अभी का नहीं है, जब से इरसा वजूद में आया है तो कोशिश यही रहा है वफाकी इदारों की कि इसको ज़ेर दस्त रखा जाए। हालांकि ये एक खुद मुख्तियार इदारा होना चाहिए था, इसके अपने जो फैसले करने के अख्तियारात आज़ाद होने चाहिए थे, फिनंशियल इनके जो फंडिंग थी वो भी आज़ाद होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से ये हो नहीं सका और अब ये सूरत हाल शिद्दत अख्तियार कर गया है। उसकी वजह ये बनी कि एक आपको याद होगा, सारे नाज़रीन को, ख़ास करके हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी को और जो इरिगेशन और ज़राअत से जो लोग वाबस्ता हैं उनको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में एक सिस्टम लगा था, टेलीमेट्री सिस्टम। तकरीबन 34.5 करोड़ रुपीज़ की लागत से वो मंसूबा लगा था। 10-12 साल उसको वापडा ने खींचा और उसके लिए फंडिंग भी लेता रहा उससे, वज़ारत आबी वसाइल से, लेकिन फिर भी मंसूबा चला नहीं। आखिर मंसूबा वो डूब गया। अगर 34.5 करोड़ वो लगाएं उसकी इनिशियल कास्ट और 10 से 12 करोड़ रुपए पर साल उसकी ऑपरेशनल कास्ट लगाएं तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इसकी सूरत हाल क्या बनी। ये तो माजी है, लेकिन अब हाल भी उससे मुख्तलिफ नहीं है। आज कल इरसामी और वज़ारत आबी वसाइल में झगड़ा चल रहा है कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन 80 करोड़ रुपीज़ मुख्तस किए थे टेलीमेट्री सिस्टम के लिए, कि 7 जगहों पे टेलीमेट्री सिस्टम एक पायलट प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, उसके बाद बाकी जो पानी के बहाव हैं वहाँ ये सिस्टम लगाया जाएगा। अब मामला ये हुआ कि जब ये इसकी बिल्डिंग हुई तो वहाँ एक कंपनी है MMP, मैकडॉनल्ड पाकिस्तान, वो अहल हुई और एक नेस्पाक वो बिडिंग में अहल नहीं हो सकी या कामयाब नहीं हो सकी। फिर ये हुआ कि लगता ऐसा है कि ये प्रोजेक्ट असल में देना चाहते थे नेस्पाक को, लेकिन वो जब क्वालिफाई नहीं कर सका और MMP को ये मिला तो वज़ारत ने एक ख़त लिखा ऐन मौके पे जब ये प्रोजेक्ट उसको हैंड ओवर होना था MMP को। तो उसने इरसा को ख़त लिखा कि भाई अब MMP की अहलियत देखें कि वो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए अहल भी है नहीं अहल है। तो अब कैसे जज करें इसको? जज इस तरह करना है कि ये जो कंपनी है ये काम कर रही है पंजाब में टेलीमेट्री सिस्टम पे, तो पंजाब हुकूमत से राय लें। आखिर पंजाब हुकूमत से राय ली गई, उन्होंने तोड़ मरोड़ के कुछ दे दिया कि कंपनी ठीक भी है ठीक नहीं भी है, लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पहुँची कि इस कंपनी को ये फैसला किया गया कि इसको ये ठेका नहीं देना। भाई ठेका नहीं देना तो क्या करना है? तो वर्ल्ड बैंक जो फंडिंग जो पार्टनर है उसको बताया गया, उन्होंने कहा कि भाई 2 चीज़ें हैं, या तो इस कंपनी को दें, अगर नहीं देना चाहते और ये इसके तो इसको रीबिडिंग नहीं होनी देनी है और फंडिंग हम अपने विथड्रा करते हैं। आखिर वर्ल्ड बैंक ने अपने फंडिंग विथड्रा की। अब ये सूरत हाल जब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ये बात पहुंची, शायद ये बात MMP नहीं पहुंचाई
कि भाई मैं तो क्वालिफाई भी कर चुका और मुझे ये प्रोजेक्ट इसके मिलना भी चाहिए था और मैं काम भी कर, तो ये तो वज़ीर आज़म हाउस ने इसकी इंक्वायरी शुरू करवा दी। कोई जनाब हैं आलमगीर खान साहब, वज़ारत आबी वसाइल का एक फेडरल फ्लड कमीशन का एक इदारा है उनका, उनमें ये आला अफसर हैं, उनकी सरबराही में एक कमेटी कायम की गई। उस कमेटी ने जब जो फाइंडिंग दी, अब मामला ये है कि इस सारे प्रोजेक्ट में पिछले 2 साल से रुकावटें डाली गई। पहले इनिशियल मामलात में रुकावटें डाली गई, जब फिर बिल्डिंग हुई, एमएमपी को क्वालिफाई किया तो उस पर रुकावटें डाली गई, उसके बाद फिर ये इंक्वायरी आ गई। लेकिन उसके बावजूद ये जो आलमगीर साहब की सरबराही में जो कमेटी बनी, उसने सारा मामला इसकी इरसा के गले में डाल दी। उस इंक्वायरी कमेटी के जो फिगर्स मेरे पास है, फाइंडिंग्स हैं, उसमें यह कहा गया है कि इरसा में जो मौजूद मेंबरान हैं, वो सिंध का मेंबर हो, पंजाब का हो, केपी का हो, वो चाहते नहीं है ये मंसूबा चले या मंसूबा लगे। भाई वो क्यों नहीं चाहते, उसकी कोई वजह नहीं है। और ये इरसा पे इल्ज़ाम लगाया गया कि इरसा ने इस पे 2 साल ज़ाया किए, इसकी अब लागत बढ़ गई है, तो ये वो चूँ चुना के अब मामला गया रुक। अब उसके बाद फिर वज़ारत ने एक इरसा को ख़त लिखा। पहले ये फाइंडिंग कमेटी की चली गई, उसके बाद वज़ारत ने ख़त लिखा कि भाई अब ये करे कि ये जो प्रोजेक्ट है टेलीमेट्री वाला, ये वापडा के हवाले करे, फंडिंग इरसा करेगी, पैसे इरसा के होंगे, प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट करेगा वो वापडा करेगा। ये वापडा वही इदारा है जिसने 2003 में टेलीमेट्री सिस्टम लगाया था। 34.5 करोड़ रुपए की लागत से वो प्रोजेक्ट नहीं लगा, उस पर ऑपरेशन कास्ट अलग से हैं, उसको छोड़ के अब फिर ये मामला मनसूबा वापडा के हवाले किया गया। इरसा ने खामोशी से प्रोजेक्ट वापडा के हवाले कर दिया बगैर चूं चना के, और अब फंडिंग भी इरसा करेगी। लेकिन इरसा का ये कहना है कि भाई हम ये तो करेंगे, लेकिन अब इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म ऑफिस ने जो इंक्वायरी कराई थी जनाब ये आलमगीर साहब से, उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो दूसरी पार्टी है वो भी अपनी जो उससे भी फाइंडिंग लेके दे कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, माना इरसा का पॉइंट ऑफ व्यू इस टेलीमेट्री के सिस्टम के हवाले से क्या है। तो ज़रा ये कहते हैं कि अब इरसा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे देगा, और इरसा का ये कहना है कि इसमें इरसा का कोई कसूर नहीं है, इरसा को काम नहीं करने दिया जा रहा, वो ऑटोनोमस बॉडी है। पिछले हफ्ते जब कैबिनेट ने ये फैसला भी किया कि इरसा ऑटोनोमस बॉडी होगी, वो अपने माली और फ़नी फैसले भी करने का उसको अख्तियार होगा, लेकिन वज़ारत ये काम उसको सौंपने के लिए, अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं। अभी वो जो प्रिंसिपल जो ऑफिसर है वो सेक्रेटरी आबी वसाइल है, हालांकि ये इरसा चेयरमैन होना चाहिए था, लेकिन ये सारा कुछ नहीं होने दिया जा रहा। अब इरसा अपनी रिपोर्ट में यही चीज़ें हैं जो ज़राए बता रहे हैं कि इरसा वाले कहते हैं कि हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि वज़ारत ने हमें हमेशा अपने पाँव के नीचे रखा है। गाड़ियाँ इरसा की ली जा रही हैं, फ्यूल इरसा का कंज़म किया जा रहा है, और तो इस वज़ारत के जो आला अफसरान हैं वो अपने दौरों वगैरह के हवाले से इरसा से एजाज़िये भी लेते हैं, लेकिन फिर भी गुनहगार अगर इरसा है तो अब इरसा को अपने पाँव पे खड़ा होना है। अब देखते हैं इरसा पाँव पे खड़ा हो या न हो, लेकिन ये मेरा किस्सा जो बताने का जो मकसद था वो ये है कि हमारे मुल्क में इदारों के टग ऑफ वार की वजह से जो कौमी नौयत के मंसूबे हैं वो न फ़कत रुल जाते हैं, लेकिन लोगों के कौम के जो पैसे हैं करोड़ों के मद में, अरबों के मद में, वो भी रुल जाते हैं। तो ये किस्सा भी उसी सिलसिले की कड़ी है। इसके तफसीलात बहुत हैं, लेकिन क्योंकि अब इतने सारे तफसीलात इस प्रोग्राम में इस तरह तो दिए नहीं जा सकते, लेकिन अब ये है कि ये इरसा ने अभी अपनी रिपोर्ट देनी है। वज़ारत जो वज़ारत ने किया वो वज़ारत कर गुजरी। अब इरसा ये कहती है कि अब जब कैबिनेट ने हमें फ़ैसला किया है कि ये ऑटोनमस बॉडी है, ये माली और फ़नी अपने फ़ैसले खुद करने का उसको अख्तियार है, तो हम ये करके रहेंगे। अब इसका इरसा में ये जो डिसीशन है ये इरसा किस हद तक ले पाएगी
ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, इस हवाले से जो भी अपडेट है हम आपको आगाह करते रहेंगे। इस प्रोग्राम के हवाले से जो हमने आपको ये जानकारी दी है, इस हवाले से अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक खुदा हाफिज़।